प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में छंद की परिभाषा पढ़ चुके हैं, छंद के बारे में जान चुके हैं। अब हम आपको छंद के प्रकार पढ़ा रहे हैं। छंद के प्रकार, छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद। सबसे पहले जब कविताओं की रचना होती थी तो मात्राओं की गणना के आधार पर छंदों की रचना की जाती थी। यदि कोई छंदबद्ध रचना नहीं करता था तो उसकी रचना नहीं मानी जाती थी। कहा जाता था कि यह कोई कविता नहीं है, उसे कविताओं के स्तर से हटा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया। पहले मात्रिक छंद, फिर वर्णिक छंद आया। मात्रिक छंद मात्राओं की, अब इसकी परिभाषा है कि मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना की जाती थी उसे मात्रिक छंद कहते हैं। यानी मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना की जाती थी उसे मात्रिक छंद कहते हैं। एक मात्राओं का बंधन होता था कि किसी छंद की, जैसे दोहा छंद की रचना करना है तो हमें कितनी मात्रा दोहा छंद में होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना होता था। अगर ज्यादा कम हो जाती थी तो फिर क्या होता था कि वो रचना दोहा नहीं होती थी। चौपाई छंद, तो चौपाई में अगर 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में नहीं होती थी तो वो चौपाई नहीं मानी जाती थी, अदर छंद मान लिया जाता था, दूसरा छंद मान लिया जाता था। तो मात्राओं की गणना के आधार पर जिन छंदों की रचना की जाती थी उसे मात्रिक छंद कहते थे। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरगीतिका, बरबर आदि छंद क्या होते थे? मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें मात्राओं की गणना होती है। फिर आता है वर्णिक छंद। वर्णों की गणना के आधार पर जिन छंदों की रचना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद में छंदों का कोई बंधन नहीं होता है कि इतनी मात्राएं होनी चाहिए, इतने वर्ण होने चाहिए तभी आपकी रचना मानी जाएगी। आपके छंदों में लय होनी चाहिए, ताल होनी चाहिए और सुमधुर होनी चाहिए, बस छंद मान लिया जाता था। पहले तुकांत रचना भी चलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसी का विकास हुआ, फिर आतुकांत रचना भी हो गई। तुक का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, तो चलो हम आपको सबसे पहले आज पढ़ाते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भेद। मात्रिक छंद निम्नलिखित प्रकार के हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे चौपाई छंद। कौन सा छंद? चौपाई छंद पढ़ा रहे हैं। चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा है, यह सममात्रिक छंद है। चाहे ऐसा कह दीजिए, चाहे कहिए चौपाई
चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होता है। अब गुरु क्या है? जैसे हम आपको जब वर्ण पढ़ा है तो आपको बताए हैं कि लघु वर्ण है, ह्रस्व वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है। तो जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसे लघु वर्ण कहते हैं, ह्रस्व वर्ण कहते हैं। और जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं, गुरु वर्ण कहते हैं। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, और ये अंत में 2 गुरु होता है। ठीक है, अब हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण जब बताएंगे तभी आपके समझ में आएगा। ये है आपका उदाहरण लिखा है, निरखी सिद्ध साधक अनुरागी। निरख सिद्ध साधक अनुरागी। ये यहाँ यति हो गई। यति हम आपको बताए हैं कि यति क्या है, तो यहाँ यति हो गई। फिर आगे है सहज स्नेह सराहन लागे। यहाँ पर डबल चिन्ह है, 2 चिन्ह है, इसलिए यहाँ भी यति ही कही जाएगी। आगे है होत न भूतल, होत न भूतल भाव। होत न भूतल भाव, ये भाव लिखा हुआ है, भाव नहीं होना चाहिए, भाव को होना चाहिए। भाव भारत को। फिर यहाँ यति लगा दिए हैं, होत न भूतल भाव भरत को। फिर अचर सचर चर, अचर सचर चर, अचर करत को। करत को यहाँ ये लग गई। ये आपकी चौपाई, ये आपका चौपाई छंद है। इसमें 4 चरण हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। तो अब आपको देखना है कि कैसे मात्रा लगाते हैं।
मात्रा भी आपको हम आगे बता चुके हैं कि किस तरह से मात्रा लगाया जाता है। तो देखते हैं मात्रा लगा करके आता है कैसे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 2 13 2 15। निरख सिद्ध साधक अनुरागी जैसे हमने आपको बताया, लेकिन इसमें है 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15 मात्राएं हैं। अब ये 15 कैसे है आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम भी लगाए हैं। तो हमने कहा कैसे होता है, जैसे सब में इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, तो हमने भी यहाँ एक मात्रा लगा दिया है। यहीं पर आपको ध्यान देना है, क्या है यहाँ ध्यान देना यह है कि यहाँ लिखा हुआ है निरख सिद्ध, लेकिन जब हम सिद्ध कहते हैं तो क्या होता है कि अधिक बल पड़ता है सा पर, सिद्ध, लेकिन सिद्ध होगा तो लघु हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा होनी चाहिए। कितनी मात्रा? 2 मात्रा होनी चाहिए। ये यश के आकार का जो बनता है उसके लिए 2 मात्रा होती है, और जो पाई के आकार का होता है उसके लिए 1 मात्रा होती है। तो आप जान गए कि निरख सिद्धि, यहाँ बल पड़ रहा है। कैसा बल पड़ रहा है? सिद्धि। जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है वहां पर दीर्घ वर्ण होता है। अब यहाँ पर बोलने में अधिक समय लग रहा है, और ये आधा आधा मात्रा जोड़ करके आधा यहाँ लगाया गया है, इसलिए सिद्धि। सिद्धि अनुरागी सहज 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16। आया सही? इसी तरह से जैसे ये सही आ गया ना, सहाय सने सराहन लागे, यहाँ ये 2 गुरु है, इसे गुरु कहा जाता है। गुरु है, ये भी गुरु है, ये 2 गुरु है, 2 दीर्घ वर्ण है, इसलिए ये गुरु माने गए दोनों। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। तो एक चरण ये हो गया, इसमें 16 मात्राएं हुई, 1 2 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ये चरण हो गया है। दूसरा ये चरण हो गया, इसमें 16 मात्राएं हैं यहां तक, और इसमें भी 16 मात्राएं हैं यहां तक, और इसमें भी 16 मात्राएं हैं, और इसमें भी 16 मात्राएं मानी गई हैं। इसमें भी लगा करके आपको दिखा दें। नहीं आप कहेंगे कि सर ऊपर वाले में ही लगाए हैं, तो देखिए 2 1 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 और 2 16। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 16। ये है, ये आपका चौपाई छंद हो गया। इसमें देखा आपने कि चौपाई छंद या सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होता है। और चौपाई है आपकी निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सने सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो ये चौपाई छंद हो गया। अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं दोहा छंद। दोहा छंद है
यहां लिखते हैं दोहा। यह आपकी परिभाषा है, दोहा छंद की परिभाषा। दोहा, दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यह आपने देखा कि प्रथम या दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण देख लें कैसे 11 मात्राएं होती हैं। यह उदाहरण आपका उदाहरण, हाँ कोई भी उदाहरण ले लो। जैसे इसमें लिखा है लसत, मंजू, मुनि मंडली, यहां विराम लगा दिया हमने। अब अगला अंतरा है मध्य सिएरग चंद। यहां मध्य सिएरग चंद। यहां यथ लगा दिया हमने। रघुचंद होना चाहिए, रघुचंद। फिर अगला है लसत मंज मुनि मंडली मध्य सिएरग चंद ज्ञान सभा, ज्ञान सभा जन तनु धरे, ज्ञान सभा जन तनु धरे, जन तनु धरे। यहां विराम लगा दिया। ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सच्चिदानंद,
भगति भगति सच्चिदानंद, यह हमने इस तरह लिख दिया। भगति सच्चिदानंद लसत मंज मुनि मंडली मध्य सिए रघु चंद ज्ञान सभा जन तन धरे भगत सच्चिदानंद। ठीक है, ये क्या है कि आपका दोहा छंद हो गया। अब मात्रा कैसे लगाते हैं? मात्रा जैसे हम यहाँ परिभाषा अगर जानते हैं तो मात्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं। मात्राओं का चिन्ह अगर हमको पता है कि किस तरह से लगाया जाता है, या वर्ण पता है, वर्ण हम पढ़ा चुके हैं, तो आप तुरंत लगा सकते हैं। जैसे यहाँ कितनी मात्राएं होनी चाहिए, ये लघु वर्ण है, इसमें एक, ये भी लघु वर्ण है, इसमें एक, ये भी लघु वर्ण है, इसमें एक। फिर क्या है, अब यहाँ देखिए मंज लिखा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे? मंज। तो मंज में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? मंज में कितनी मात्राएं? यानी मंज में 2 मात्राएं होनी चाहिए। क्यों? कैसे पढ़ते हैं? लसत मंज मुनि मंडली मंजू, तो अधिक समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 मंजू, क्योंकि यहाँ मात्रा लगा हुआ है। लेकिन क्या है कि ये लघु वर्ण है। जैसे हमने आपको पढ़ाया कि ये का अगर लिख देते हैं, की अगर लिखते हैं तो इसमें 2 मात्राएं मानी जाती है। लेकिन अगर हम की लिख देते हैं, की पढ़ा जाएगा तो इसमें 1 मात्रा मानी। तो ये लघु वर्ण है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर 1 मात्रा मानी गई है, 1 मात्रा मानी गई है। मंज मुनि, अब यहाँ पर 1, इसमें भी 1, क्यों? मुनि, कम समय लग रहा है कहने में। मंज मुनि। फिर है मंडली, मंडली अधिक समय लग रहा है, इसलिए 2, 1 और फिर 2। अब जोड़िए, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 और 2 13। 13 आया ना? ये कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। इसमें 4 चरण हैं, 1 2 3 4। ये प्रथम चरण है, इसमें 13 आया। फिर यहां देख लेते हैं हम ज्ञान 2 1 1 2। यहां जब हम ज्ञान यह तो आधा कभी नहीं जोड़ते हैं, लेकिन शब्द देखते हैं कि कितना समय लग रहा है बोलने में। तो ज्ञान सभा जन 1 2 2 2 2 4 2 6 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 1 11 2 13। यह है आपका प्रथम और यह है तृतीय। आपने पढ़ा प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, तो हमने लिख दिया प्रथम और यहाँ 13 है 13, क्योंकि पढ़ते समय यहाँ पर यति लगी हुई है। ये यति देख लीजिएगा, यति लगी हुई है। यति को कहते हैं विराम, यहाँ विराम लगा हुआ है। जब आप कोई भी कविता पढ़ते हैं तो विराम चिन्हों का ध्यान देना चाहिए। अब कौन सा विराम कितने समय के लिए रुकना है, इसका विशेष ध्यान होता है। ठीक है, अभी मात्रा बता दें तो हम आपको पढ़ करके बताते हैं। यहाँ हो जाएगा मध्य 1 2 2 4 5 6 7 चंद 2 1 2 4 5 6 7 2 9 1 10। मध्य यह होना चाहिए 2 मात्रा का। मध्य 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। यहाँ कितना हो गया? 11 हो गया। यह प्रथम चरण है, क्योंकि यहाँ 11 है। 11 ये द्वितीय और ये चतुर्थ चरण है। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। भगत सच्चिदानंद 1 2 3 सच्चिदानंद 2 1 3 2 5 1 6 6
1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 आया 11 ना। भगति सच्चिदा, भगति सच्चिदा। अब यहाँ सच्चिदानंद है तो आपको यहाँ ध्यान देना है, लिखा है सच्चिदा, सच्चिदा क्या है, ये दीर्घ वर्ण है। सच्चिदानंद, नंद है ना, तो इसलिए यहाँ पर दो मात्रा, ये अधिक समय ले रहा है इसलिए यहाँ दो मात्रा मानी गई है, और ये अधिक समय ले रहा है इसलिए यहाँ दो मात्रा मानी गई है। तो आप जान गए, दोहा छंद भी जान गए हैं कि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रथम एवं तृतीय, प्रथम एवं तृतीय में 13-13, द्वितीय एवं चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 लघु होता है। ये यहाँ नंद लिखा हुआ है, ये दोनों लघु माना जाता है। अंत में 2 लघु वर्ण आते हैं, वही दोहा छंद है। ठीक है, पढ़ते समय दोहा फिर ध्यान देना होता है कि हम ये यदि लगी हुई है तो कितने समय के लिए कहां पर रुकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सुन लीजिएगा। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद, ज्ञान सभाजन तन धरे भगति सच्चिदानंद। ये यहाँ एक पद के लिए रुकते हैं और यहाँ ज्यादा समय के लिए रुकते हैं, यहाँ पूर्ण विराम लगा होता है। बस अब प्यारे बच्चों, आज 2 ही पढ़ा रहे हैं, अगले वीडियो में और पढ़ाया जाएगा।